कावेरी नाम के उस 2 मंजिला घर के फाटक को पार करने वाले मेहमानों का स्वागत पहले कभी एक समय में काट छांट कर समतल किया गया घास का मैदान और उसकी सीमा पर लगे गुलाब के पौधे करते थे। आज वहां जंगली घास उग आई है और उनके बीच नामहीन लताएं गुलाब के पौधों को दबोचकर मारने की कोशिश कर रही हैं। सत्ता के वैभव काल में जहां वाहनों की कतार कभी खाली नहीं होती थी, वो आंगन अब नीरवता की कैद में है। उस घर की ऊपरी मंजिल के बड़े कमरे में खिड़की के पार की शून्यता को निहारते हुए गोपाल कृष्ण मेनन यानी जीकेएम बैठे थे। केरल की राजनीति में एक युग की दिशा तय करने वाले उस व्यक्ति की आंखों में अब केवल निराशा और शून्यता की छाया थी। यादें एक धुंधली तस्वीर की तरह मन में उभरती और मिट जाती। मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब तक पहुंचने का सफर, आग उगलते भाषणों से कार्यकर्ताओं को उत्साह के शिखर पर ले जाने वाले दिन, विरोधियों की नींद उड़ाने वाली राजनीतिक चालें, सब कुछ जैसे कल की बात हो। अब उनके गतिहीन पैर एक व्हीलचेयर में बंधे हैं। लकवे के रूप में काल ने उनके शरीर का आधा हिस्सा छीन लिया है। साथ ही सत्ता और वैभव भी। चारों ओर हमेशा भीड़ रहती थी, सलाह, मदद या प्रभाव के लिए इंतजार करने वालों की लंबी कतार। आज कोई बुलाने वाला नहीं, कुछ पूछने वाला नहीं। पिताजी। दरवाजे से बेटे सुरेश की आवाज ने उन्हें यादों से जगा दिया। सुरेश अंदर आया। उसके चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। कल सुबह मैं और रश्मि बैंगलोर लौट रहे हैं। आपके लिए एक होम नर्स का इंतजाम कर दिया है, वो कल सुबह आएगी। जीकेएम के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। मेरी देखभाल के लिए या इस घर और जमीन की? सुरेश का चेहरा लाल हो गया। पिताजी, आप बेकार की बातें न करें। हमारे पास वहां नौकरी और बच्चों की पढ़ाई है। सब छोड़कर यहां बैठ सकते हैं क्या? तुझे चाहिए क्या, वो या इस संपत्ति का हिस्सा? जीकेएम की आवाज कांप रही थी। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके लिए कोई नहीं है, इसलिए ही तो। बस। जीकेएम ने हाथ उठाया। पैसे के लिए प्यार का नाटक करने वालों से मैं तंग आ चुका हूं। जाओ तुम लोग, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। बिना जवाब दिए सुरेश गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। खिड़की से जीकेएम ने निष्क्रिय भाव से उसकी कार को फाटक पार करते देखा। एक समय में जिस सरस्वती से वो प्यार करते थे, उसकी यादों ने उनकी आंखों को नम कर दिया। अगर वो होती। राजनीति की व्यस्तता में उन्होंने उसे कितना कम समय दिया था। बीमारी के बिस्तर पर जब वो कमजोर पड़ी थी, तब भी उन्होंने पार्टी की बैठकों को प्राथमिकता दी थी। उस अपराध बोध ने उनके सीने में एक अंगारे की तरह जलन पैदा की। शाम ढल गई। कमरे में अंधेरा गहरा गया। उस विशाल घर में जहां दिया जलाने वाला भी कोई नहीं था, जीकेएम अपनी यादों और निराशा के साथ अकेले बैठे थे। क्या उनका जीवन पूरी तरह असफल रहा था? उन्होंने खुद से सवाल किया। अगले दिन सुबह कॉलिंग बेल की आवाज ने जीकेएम को नींद से जगाया। सुस्ती से व्हीलचेयर को घुमाते हुए उन्होंने नीचे देखा। दरवाजे पर हल्की नीली साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। चेहरे पर घबराहट और उत्सुकता का मिश्रित भाव। वो थी अंजलि। वो अंदर आई और विनम्रता से मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। मैं अंजलि हूं, नई होम नर्स। उन्होंने उसे एक नजर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। उस नजर में तिरस्कार और उपहास था, जिसने अंजलि को थोड़ा दुखी किया। फिर भी उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। पहले कुछ दिन खामोशी में बीते। अंजलि ने अपने काम पूरी निष्ठा से किए। दवाइयां दी, खाना बनाया, कमरा साफ किया। जीकेएम ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। अखबार तक पढ़ने को तैयार नहीं थे। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क न रखते हुए वह अपनी ही सोच के कैदखाने में सिमट गए। एक दिन सुबह जब अंजलि कमरा साफ करने आई, तो उसने धूल से भरी खिड़की के पल्ले खोल दिए। सूरज की किरणें एक बाढ़ की तरह कमरे में घुस आईं। इसे क्यों खोला? बंद करो, जीकेएम गुस्से में बोले। नहीं सर, थोड़ी हवा और रोशनी अंदर आने दीजिए। क्या इस कमरे को जीवंत नहीं लग रहा? उसने शांति से कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस कमरे में फैली रोशनी ने उनके मन के अंधेरे को हल्का सा दूर किया। अंजलि उनके लिए चाय लाई। सर, अखबार नहीं पढ़ते? आज वर्ल्ड कप फाइनल है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उन्होंने उसे तीखी नजर से देखा। मुझे इन सब की जरूरत नहीं। अरे सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कल सरस्वती अम्मा की डायरी में पढ़ा कि आप पहले क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। जीकेएम चौंक गए। तूने मेरी पत्नी की डायरी पढ़ी? माफ कीजिए सर। कमरा साफ करते वक्त पुरानी किताबों के ढेर में मिली थी। बस यूं ही पलट कर देखा। अम्मा की लिखावट बहुत सुंदर है। उसके मासूम जवाब ने उनका गुस्सा पिघला दिया। सालों बाद किसी को सरस्वती के बारे में बात करते सुनकर उनके मन में एक हलचल हुई। उसके पास सब कुछ व्यवस्थित था। उन्होंने धीरे से कहा। ये एक शुरुआत थी। धीरे धीरे वो अंजलि से बात करने लगे। वो उनके लिए अखबार पढ़ती, विश्व की घटनाओं पर चर्चा करती, उनके पसंदीदा व्यंजन पूछकर खाना बनाती।
बीच बीच में अपने गांव की छोटी छोटी बातें, अपने पिता की बीमारी और छोटे भाई की पढ़ाई के बारे में बताती। उसकी बातें और साथ उस घर की शून्यता को मिटाने लगे। ये उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये प्रेम और सहानुभूति से भरा एक सेवा कार्य था। दशकों बाद जीकेएम को लगा कि वो सिर्फ एक मरीज नहीं, एक इंसान है। एक दोपहर अंजलि अखबार पढ़कर सुना रही थी। पहले पेज पर उद्योग मंत्री एनआर नंबियार की हंसती हुई तस्वीर थी। एक नए औद्योगिक पार्क के उद्घाटन की खबर थी। नंबियार का नाम सुनते ही जीकेएम का चेहरा सख्त हो गया। रुक जाओ, उन्होंने कहा। उसका चेहरा देखकर उस दिन की याद आ जाती है। अंजलि को समझ नहीं आया, लेकिन उसने पढ़ना बंद कर दिया। एनआर नंबियार, जो कभी जीकेएम की पार्टी में जूनियर था, आज उनका मुख्य दुश्मन था। उस रात जीकेएम को नींद नहीं आई। नंबियार की तस्वीर ने उनके मन में एक पुरानी याद को कुरेद दिया। ये नंबियार के बारे में नहीं थी, बल्कि उनके पुराने दोस्त और सहयोगी एंटनी के बारे में थी। सिद्धांतों और ईमानदारी का प्रतीक, पार्टी में उनके साथ बढ़ने वाला। लेकिन एक निर्णायक मोड़ पर मंत्री पद के लिए प्रतिस्पर्धा में एंटनी के खिलाफ उठे एक झूठे आरोप को उन्होंने चुपके से हरी झंडी दे दी थी। एंटनी को राजनीति से निष्कासित कर दिया गया। उस अपराध बोध ने आज भी उनके मन में एक चिंगारी की तरह जलन पैदा की। उन्हें लगा कि उनकी सारी उपलब्धियों में एंटनी के आंसुओं का नमक है। अगले दिन अंजलि को जीकेएम की पुरानी किताबों के बीच एक धूल भरी एल्बम मिली। वो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को उंगलियों से सहलाने लगी। युवा जीकेएम भाषण देते हुए, हंसते हुए, दोस्तों के साथ कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए। एक तस्वीर में जीकेएम के बगल में हंसता हुआ एक शख्स उसका ध्यान खींचा। सर, ये कौन है? उसने तस्वीर को उनके सामने बढ़ाया। तस्वीर देखते ही जीकेएम की आंखें एक पल के लिए चमकी, फिर मंद पड़ गईं। वो एंटनी, मेरा दोस्त था। अब कहाँ है सर? एक गहरी सांस के साथ उन्होंने कहा, पता नहीं। उसने राजनीति छोड़ दी और कहीं चला गया। मैं ही उसका कारण था। उनकी आवाज में दर्द को पहचानकर अंजलि ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उस खुलासे ने जीकेएम को एक बोझ उतारने जैसा महसूस कराया। पहली बार उन्होंने अपने मन का एक घाव किसी के सामने खोला। ये अंजलि पर उनके भरोसे का प्रतीक था। एक रविवार को अंजलि से मिलने उसकी दोस्त रमा आई। रमा भी एक होम नर्स थी। बरामदे में बैठकर उनकी बातचीत को बालकनी में अखबार पढ़ रहे जीकेएम ने संयोगवश सुन लिया। मैं तंग आ चुकी हूं अंजलि। कल रात 12 बजे तक उस घर में रुकना पड़ा। उनकी पार्टी खत्म होने और सबके जाने के बाद ही मुझे आने दिया गया। ओवरटाइम मांगा तो एजेंसी वाला कहता है तुझे वेतन घर का मालिक देता है, ज्यादा बोली तो नौकरी से निकाल दूंगा। उस तुच्छ वेतन से भी हमें कमीशन देना पड़ता है। रमा की आवाज रुंध गई। मेरे बेटे को 2 दिन से बुखार है, उसे अकेले छोड़कर मैं यहां आती हूं। क्या करूं? ये नौकरी नहीं होगी तो भूखे मरेंगे। अंजलि ने उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं रमा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे जैसे कितने लोग ऐसे ही कष्ट झेल रहे हैं। क्या ठीक होगा? हमारे लिए बोलने वाला कौन है? हमारे पास कोई संगठन नहीं, कोई कानून नहीं। हम बस गुलाम हैं। उनकी बातचीत जीकेएम के सीने में चुभ गई। जिस राज्य में उन्होंने शासन किया, जहां उन्होंने कानून बनाए, वहां ऐसी शोषण की कहानी, अदृश्य लोगों के आंसुओं की कहानी उन्होंने पहली बार सुनी। सत्ता की चकाचौंध में नजर न आए जिंदगियां। रमा की असहायता भरी बातों ने उनके मन में एक कंपन पैदा किया। सालों से सोया हुआ वो राजनेता धीरे धीरे जागने लगा। क्या वो अब भी कुछ कर सकते हैं? एक सवाल उनके मन में उठा। कुछ दिनों बाद सुरेश फिर आया। इस बार उसके साथ एक रियल एस्टेट ब्रोकर भी था। पिताजी, इस घर के पीछे की 1 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया है। अच्छी कीमत मिलेगी। ये सज्जन अग्रिम राशि देने आए हैं। जीकेएम चुप रहे। चाय लेकर आई अंजलि से सुरेश ने अहंकार भरे लहजे में कहा, चाय वहां रखकर चली जाओ। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। वो जाने लगी, तभी जीकेएम की आवाज गूंजी, वो यहीं रहेगी। जाने वाला तू है, मेरे बाद संपत्ति बांट लेना। अभी इस चौखट से बाहर निकल। सुरेश हक्का बक्का रह गया। पिता का ऐसा प्रतिकार उसने पहली बार देखा। पिताजी, मैंने जो कहा वो कहा, बाहर निकल। जीकेएम की आवाज उस घर में गूंज उठी। अपमानित होकर सुरेश और ब्रोकर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजलि डर से खड़ी थी। जीकेएम ने उसे देखा। डरने की जरूरत नहीं बेटी, इस घर में तेरा भी हक है, मेरी देखभाल करने वाले तेरा हक। उनके शब्दों ने अंजलि की आंखें नम कर दी। उसी शाम सालों बाद जीकेएम ने अपनी पुरानी डायरी खोली, धूल भरे पन्नों से फोन नंबर निकाले। पहला फोन एडवोकेट प्रवीण को किया, उनका पुराना शिष्य, आज का युवा विधायक। प्रवीण, ये मैं हूं, जीकेएम। दूसरी तरफ एक पल का सन्नाटा, फिर उत्साह भरी आवाज, सर, क्या सौभाग्य है। आप ठीक हैं सर? ठीक ठाक चल रहा है। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए।
हमारे राज्य में होम नर्सों की कामकाजी स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। कितनी एजेंसियां हैं, उनकी वैधता, मजदूरों को मिलने वाला वेतन, सब कुछ। प्रवीण ने आश्चर्य से पूछा। सर, अचानक इस विषय में जीकेएम के होठों पर सालों बाद एक राजनेता की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। एक नई लड़ाई शुरू करने जा रहा हूं प्रवीण, शायद मेरी आखिरी लड़ाई। वो पुराना शेर अपनी मान में बैठकर फिर से दहाड़ने लगा था।